हेलो लर्नर्स, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना असमत और आज है 10 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में प्रीलिम्स पॉइंटर्स में आज के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। जो पहला न्यूज़ है वो आपका लीड्स रिपोर्ट के बारे में है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि लीड्स रिपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री पब्लिश करती है। लीड्स क्या होता है, इसको लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है, लॉजिस्टिक्स मतलब सप्लाई होगा आपका, ओके। तो ये हर स्टेट में लॉजिस्टिक्स कितने ज़्यादा फ्लो होता है, तो ये आपका लीड्स इंडेक्स होता है। तो अगर ये लॉजिस्टिक सप्लाई से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये ट्रेड से रिलेटेड है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो ये आपका पहला पॉइंट होता है जिस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ओके। नेक्स्ट जो आपका इसका थोड़ा की पॉइंट्स हम याद रखेंगे। ये लीड्स इंडेक्स जो है आपकी 2018 से स्टार्ट हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इस बार भी जो स्टेट ने इसको टॉप किया है उस स्टेट का नाम गुजरात है। और जब से लीड्स इंडेक्स आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश कर रही है तब से लगातार बैक टू बैक गुजरात इज़ इन फर्स्ट पोजीशन। तो रेस्पेक्टिवली 3 ईयर्स से गुजरात आपकी जो है फर्स्ट पोजीशन में है, ओके। टॉप परफॉर्मर में आपकी फर्स्ट रैंक में गुजरात आती है, फिर हरियाणा एंड पंजाब। अगर आप यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दिल्ली नंबर 1 पे है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन रीजन को मिला करके बात करें तो सबसे फर्स्ट रैंक आपका जम्मू कश्मीर का आता है, फिर सिक्किम एंड मेघालय का। तो ये लीड्स इंडेक्स के बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन जो है आपको ध्यान देना है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है वो आपका अवार्ड से रिलेटेड है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया है पद्मा अवार्ड्स 119 रिसिपिएंट्स को राष्ट्रपति भवन में, ओके। तो इसमें इस साल जो है 7 पद्म विभूषण, 10 पद्मा भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान देना है कि ये जो पद्मा अवार्ड्स है ये अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के दिन, ओके, 26 जनवरी में। क्या ये अवार्ड कभी सस्पेंड हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल, ये अवार्ड सस्पेंड हुआ है 1978-79 के आसपास, 1993 और 1997 के आसपास हुआ है। एंड दिस वाज दिस ईयर वन ऑफ द स्टेटमेंट इन द यूपीएससी 2021 के क्वेश्चन में। वन स्टेटमेंट वाज रिगार्डिंग दिस कि पद्मा अवार्ड्स कभी सस्पेंड हुआ है कि नहीं। ये आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन ऑनर अवार्ड है इंडिया का। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी पद्मा अवार्ड आपको किसी भी इंसान को कन्फर किया जाता है, सपोज पद्मा श्री कन्फर किया गया है, तो नेक्स्ट अवार्ड्स के बीच में जो आपका टाइम इलैप्स है वो 5 ईयर्स का होना चाहिए। 5 ईयर्स के बाद ही आपको पद्मा भूषण मिलेगा। अगर पद्मा भूषण मिला है तो पद्मा विभूषण मिलने के लिए 5 ईयर का इलैप्सिंग टाइम होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये रिकॉग्नाइज करता है आपका अचीवमेंट हर एक फील्ड में, ठीक है, ये हर एक फील्ड में, लेकिन एक एलिमेंट चाहिए कि पब्लिक सर्विस थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए। कैटेगरी जैसे आपको पता ही है, पद्माश्री डिस्टिंग्विश सर्विस, पद्मा भूषण आपका डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर हो गया, और विभूषण एक्सेप्शनल सर्विस हो गया, ठीक है। तो सबसे जो हाईएस्ट है इसमें वो पद्मा विभूषण है, ये हाईएस्ट हायरार्की ऑफ पद्मा अवार्ड्स है, फॉलोड बाय पद्मा भूषण एंड पद्मा श्री, ओके। सिलेक्शन कमेटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस पद्मा अवार्ड्स कमेटी एक बनता है, हर साल ये कमेटी आपका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये कमेटी बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा एवरी ईयर, और ये जो अवार्ड्स है ये दिया जाता है मार्च अप्रैल के महीने में, अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अगर मैं पद्मा के बारे में बात कर रही हूँ तो आप एक अवार्ड के बारे में हमेशा सुनते होंगे, वो है भारत रत्न अवार्ड। तो क्या ये भारत रत्न अवार्ड एंड पद्मा अवार्ड सेम होता है? जी नहीं, दीज आर 2 डिफरेंट अवार्ड। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री का। ये आपका रिकॉग्निशन होता है एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडिवियर। इट इज़ ट्रीटेड ऑन डिफरेंट फूटिंग फ्रॉम पद्मा, जैसे मैंने आपको बताया। जो भारत रत्न का रिकमेंडेशन होता है ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके लिए कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स जो है वो एक साल में मैक्सिमम आपके 3 ही दिया जा सकता है। जैसे कि पद्मा अवार्ड्स देखिए 119 रेसिपिएंट्स को मिला, लेकिन भारत रत्न एक साल में बस 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, ओके। आज तक टिल डेट जब से भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ है तो टोटल 45 लोगों को हमारे देश में भारत रत्न अवार्ड्स मिला है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए था, आप इस चीज़ का नोट
कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ था वो श्रीनगर के बारे में है। यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है। ओके, तो ये जो यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज़ का दर्जा दिया है, ये 49 सिटीज़ के अमोंग में है और ये दिया है अंडर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी। अब जो UCCN है, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में UCCN बोलते हैं, ये क्या है? इसको 2004 में बनाया गया था। ठीक है, ये एक नेटवर्क है थ्राइविंग सिटीज़ का, जो बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ वाली सिटीज़ होती है अपने रेस्पेक्टिव कंट्री में। ठीक है, तो ये सिटीज़ कहाँ से हो सकते हैं? ये कॉन्टिनेंट में कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी इनकम लेवल में हो सकते हैं, किसी भी टाइप के पॉपुलेशन से हो सकते हैं। ओके, जो UCCN बिलीव करता है कि ये जो सिटीज़ हैं ये काम कर रहे हैं टुवर्ड्स अ कॉमन मिशन बाय प्लेसिंग क्रिएटिविटी एट द कोर ऑफ देयर अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, और वो एक बहुत रिजिलियंट, सेफ एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, अब कौन सी मिनिस्ट्री है जो आपकी नोडल मिनिस्ट्री है जो मैटर्स देखती है कल्चर से रिलेटेड इंडिया में? तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गई। ओके, UCCN का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया है कि कोर अर्बन डेवलपमेंट करना है, सेफ, रिजिलियंट, इंक्लूसिव, इन लाइन विथ UN 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ओके, टोटल 7 कैटेगरी होती है। 7 कैटेगरीज में आपकी जो UCCN है 7 कैटेगरी को रिकॉग्नाइज करती है। पहला कैटेगरी क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट है, जिससे इसी कैटेगरी में हमारी जो सिटी है श्रीनगर इंडिया की, उसे हमें ये दिया गया है, यूनेस्को ने पिक किया है क्रिएटिव सिटी पहले कैटेगरी। तो टोटल 7 कैटेगरी है, डिज़ाइन, फील्ड, गैस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, मीडिया एंड लिटरेचर। ओके, अभी कितने जो सिटीज़ हैं इंडिया के जो UCCN के लिस्ट में आते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ये प्रीवियस अब तो ये करंट अफेयर्स नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको ये सारे सिटीज़, श्रीनगर इज़ द करंट अफेयर्स फॉर यू, बट आपको हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बनारस एंड जयपुर के बारे में पता होना चाहिए और किसको किस फील्ड में मिला है। जैसे कि आपको श्रीनगर क्रिएटिव फोक्स एंड आर्ट कैटेगरी में मिला है, वैसे ही आपको जयपुर भी क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में मिल चुका है 2015 में। बनारस को आपको म्यूज़िक के लिए, एंड चेन्नई एंड बनारस बोथ आपका म्यूज़िक के लिए मिला है आपका 2015 एंड 17 में। मुंबई आपका फिल्म के लिए मिला है, एंड हैदराबाद आपका गैस्ट्रोनॉमी के लिए मिला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क इट 3 स्टार, एंड आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यूनेस्को की UCCN होती है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, 7 कैटेगरीज में देते हैं, और हमारे पास जयपुर, बनारस, चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद है। और अभी लेटेस्ट में आप अपने लिस्ट में श्रीनगर का नाम ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो श्रीनगर टू शारजा फ्लाइट के बारे में है। ये न्यूज़ है कि डिड पाकिस्तान वॉयलेट फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर बाय डिनाइंग परमिशन टू यूज़ एयर स्पेस। अब ये क्या है, आप ये सी सोच रहे होंगे। देखिए, कोई भी एक जो फ्लाइट होती है, सपोज़ ये डेस्टिनेशन A है, ये ट्रैवल करके ये डेस्टिनेशन B में जाना चाहती है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि बीच में आपके दूसरी कोई कंट्रीज़ नहीं आएगी। दूसरी कंट्रीज़ तो बीच में आ सकती है ना। ये फ्लाइट अगर आपका आसमान में उड़ करके जा रहा है, तो अगर ये इस रूट को ले रहा है, तो ये जो कंट्री है इसके ऊपर में फ्लाई करना, वो हर एक फ़्लाइट को उस चीज़ का परमिशन मिलता है। ये परमिशन जो फ्रीडम है ये कहाँ से आता है? तो ICAO ने कैरेक्टराइज किया है कुछ फ्रीडम्स, जो कि टोटल 5 फ्रीडम है। जो ये 5 फ्रीडम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो कोई भी आपका कैरियर, जैसे कि फ़्लाइट या कार्गो कैरियर हुआ या फिर ह्यूमन कैरियर हुआ, वो यूज़ कर सकता है। लेकिन 5 के बाद जैसे आपको 6, 7, 8 और 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो इतना फ्रीडम है इसको बोलते हैं सो कॉल्ड फ्रीडम। इसको सो कॉल्ड फ्रीडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको इंटरनेशनल किसी ट्रीटी से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन ये जो फ्रीडम है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रीडम है। और जो फ्रीडम है ये आपकी एक कन्वेंशन से आती है, इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसको शिकागो कन्वेंशन बोलते हैं। तो आपको ध्यान देना है, शिकागो कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? शिकागो कन्वेंशन आपका रिलेटेड दीज कन्वेंशन, इसमें कुछ कंट्रीज़ होती है जो सिग्नेटरीज होती हैं और एक रूल सेट करती हैं दैट विल एक्ट एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक टू इंटरनेशनल कमर्शियल एविएशन। ओके, पहला फ्रीडम क्या है कि ए कैरियर ऑफ वन कंट्री मे फ्लाई ओवर द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री विदाउट लैंडिंग। आप A से B में जा रहे हैं, तो
तो आप यहाँ से ऊपर से उड़ के जा सकते हैं विदाउट लैंडिंग इन दिस मिडिल वाला कंट्री। तो पहला फ्रीडम है। दूसरा, जैसे कि आप ये देखिए, आपका होम कंट्री है और ये आपका कंट्री बी है, आप कंट्री ए से होकर के गए हैं विदाउट लैंडिंग। दूसरा फ्रीडम आपका है कि आपका ये होम कंट्री है, अ कैरियर ऑफ वन कंट्री में लैंड इन अनदर कंट्री, ये यहाँ भी लैंड किया लेकिन इसकी डेस्टिनेशन कहाँ थी, यहाँ थी। तो ये यहाँ से यहाँ जाना चाहता था लेकिन मे बी सम ट्रैफिक इशू हुआ तो ये लैंड किया है कंट्री ए में, ये आपका सेकंड फ्रीडम है। थर्ड फ्रीडम क्या है, ए कैरियर में ड्रॉप ऑफ पैसेंजर्स और कार्गो फ्रॉम इट्स ओन कंट्री इन अनदर कंट्री, ये इसकी होम कंट्री है, इसको जाना था कंट्री बी में लेकिन मे बी कोई एक ऐसा सिचुएशन आता है कि उसको अपने कार्गो का सामान और पैसेंजर को कंट्री ए बीच की किसी कंट्री में ड्रॉप करने का सिचुएशन आए तो वो ये भी कर सकते। फोर्थ फ्रीडम आपका क्या होता है, एक कैरियर है वो आपका, एक द कैरियर में पिकअप पैसेंजर और कार्गो इन अनदर कंट्री एंड कैरी देम बैक टू इट्स ओन कंट्री, मतलब ये दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में उसको लेकर के जा सकते हैं। फिफ्थ फ्रीडम जो है, कैरियर में ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स और कार्गो बिटवीन फॉरेन कंट्रीज, ओके, फॉरेन कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ सर्विस दैट्स ओरिजिनेट्स इन द कैरियर्स होम कंट्री, यहाँ से यहाँ, ये दोनों इसका फॉरेन कंट्री है तो ये यहाँ का पैसेंजर और कार्गो यहाँ ड्रॉप कर सकता है। तो ये जो 5 फ्रीडम है आपका, दीज आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रीडम और ये शिकागो कन्वेंशन के बेसिस पे है। लेकिन जो यहाँ पे 6, 7 और 8 और 9 फ्रीडम है, दीज आर कॉल्ड सो कॉल्ड फ्रीडम्स बिकॉज ये जो फ्रीडम्स है ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, इसलिए ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, आप शिकागो कन्वेंशन पे ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो आपका सीसीपीए से रिलेटेड है। सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये जो कमेटी है ये रेकमेंड करता है कि कब कौन सा सेशन पार्लियामेंट में चलेगा। जैसे अगर आपको पता होगा तो पार्लियामेंट में टोटल 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ठीक है, फरवरी, जून, ओके, ये जो बजट सेशन होता है वो आपका फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका मॉनसून सेशन जून से स्टार्ट हो जाएगा और आपका विंटर सेशन नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 आपका सेशन होता है। तो अभी जो सीसीपीए है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, उन्होंने बताया है किस सेशन के बारे में, ऑब्वियसली अभी विंटर का टाइम चल रहा है, कि विंटर का जो सेशन है वो नवंबर 29 से स्टार्ट होगा। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले किसी भी सेशन को समन करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, वो आर्टिकल 85 में मेंशन है। ओके, द पावर टू कन्वीन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है। ओके, ये जो डिसीजन होता है बाय सीसीपीए विच इज़ फॉर्मलाइज्ड बाय, कौन इस चीज़ को फॉर्मलाइज करता है, प्रेसिडेंट फॉर्मलाइज करता है, जिसमें एमपी का नाम दिया रहता है और एमपी को समन किया जाता है कि आपका जो सेशंस है वो नवंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है, प्रेसिडेंट आपको समन करते हैं कि आप पार्लियामेंट में आएंगे। तो ये किसका काम है, ये प्रेसिडेंट का काम है। देखिए, इंडिया का कोई भी फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया फरवरी, जून एंड नवंबर, ये एक कन्वेंशन है, ऐसे किसी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। ओके, अगर इसको याद करना है तो आप एक ट्रिक याद कर लिए, बीएमडब्ल्यू फास्ट जाती नहीं। ओके, बीएमडब्ल्यू फास्ट जाती नहीं, और आप लिख लीजिए 4, 3, 2। अगर मैं बताऊं तो बजट सेशन फरवरी में होता है, ये 4 महीना के लिए हो गया, 4 मंथ्स चलता है ये। मॉनसून सेशन आपका जून में होता है, ये 3 मंथ्स के लिए होता है, और आपका विंटर सेशन नवंबर में होता है एंड, और ये 2 मंथ्स के लिए होता है। ऐसे इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग, ओके, ये जो इतना सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ये सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया उसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। ओके, समनिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया कि यही है कि सारे मेंबर्स को पार्लियामेंट में बुलाना, कि हम आपको समन कर रहे हैं, विंटर सेशन नवंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है और प्रेसिडेंट समन करता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2 सेशन के बीच में, बजट और मॉनसून सेशन के बीच में 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से आता है कि कोई भी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए, ये फरवरी में होता है, मई, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ये सेशन होता है आपका जून में है, और ये नेक्स्ट सेशन आपका नवंबर में है। तो ये कोई भी आपका सेशन के बीच में 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए। अब एडजर्नमेंट क्या होता है,
काम फिनिश हो जाने के बाद सेशन को टर्मिनेट किया जाता है, जो सिटिंग ऑफ द हाउस है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि एडजर्न किया जा रहा है। एडजर्नमेंट दो चीज़ होता है, एक एडजर्नमेंट साइन डाई होता है, एक एडजर्नमेंट होता है। तो एडजर्नमेंट का मतलब यही होता है कि आपका सेशन सिटिंग ऑफ द हाउस टर्मिनेट हो गया है और आपको अगर एडजर्नमेंट लिख करके कोई एक डेट या टाइम बताया है तो मतलब आपको रीअसेंबल होना है उस वक्त में। लेकिन अगर आपका एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया, अगर एडजर्नमेंट के साथ साइन डाई में हो गया तो ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए होता है अंटिल नेक्स्ट कॉल किया जाए। लेकिन अगर एडजर्नमेंट ओनली एडजर्नमेंट रहेगा तो वहाँ पे आपका नेक्स्ट असेंबली का डेट और टाइम मेंशन रहेगा। उसके बाद प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन कोई एक सेशन का एंडिंग होता है, रेजोल्यूशन नहीं। रेजोल्यूशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, जो जहाँ पे आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। जैसे 17th लोकसभा अभी चल रहा है, तो नया जब हमारा लोकसभा इलेक्शन होगा तो 18th लोकसभा आएगा तो वो लोकसभा 17 डिसॉल्व होगा। तो डिसोल्यूशन इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है कि सेशन एंड हुआ है, जैसे कि बजट सेशन एंड हो गया है तो वो प्रोरोग होता है, बजट सेशन खत्म हो चुका है। लेकिन एडजर्नमेंट आप कब डालते हैं? एडजर्नमेंट आप डालते हैं कि ओके आज का ये टाइम खत्म हो गया है, हमको फ्राइडे को वापस से मिलना है, तो आपका एडजर्नमेंट उस चीज़ के लिए याद होगा। अब एक और प्रोरोगेशन भी है जो आपके किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके एक सेशन को एंड करते हैं, मतलब ये बजट सेशन को एंड कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। विंटर सेशन को एंड कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। एडजर्नमेंट कौन करता है? अब एडजर्नमेंट तो आपने, अगर आप राज्यसभा टीवी देखते होंगे या फिर पार्लियामेंट का सेशन देखते होंगे तो आपका स्पीकर बोलता है ना द हाउस इज एडजर्न्ड, तो वो एडजर्नमेंट कौन करता है? एडजर्नमेंट आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब अगर वो लोकसभा है तो स्पीकर और राज्यसभा है तो चेयरमैन आपका उस एडजर्नमेंट करेगा। कोरम क्या होता है? किसी भी हाउस को फंक्शन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो कैसे फंक्शनिंग चलेगा, इसलिए कोरम के हिसाब से कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि 1/10, ठीक है, ये स्ट्रेंथ होना चाहिए, कोरम होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि लोकसभा में कितने मेंबर्स है। 240 लोकसभा में 545 है तो राज्यसभा में 245 है, तो 1/10 उसका प्रेजेंस होना चाहिए किसी भी हाउस को फंक्शन करने के लिए। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपके क्लास में सपोज टोटल स्ट्रेंथ आपका क्लास का 100 है और सारे के सारे बच्चे एब्सेंट है तो वो क्लास टीचर कैसे लेगी? पॉसिबल नहीं है ना। तो कोरम सेट किया है टीचर ने कि 1/10 मतलब 10 स्टूडेंट्स अगर मिनिमम मेरे प्रेजेंट है तो मैं क्लास को लूँगी। तो उसी तरह से कोरम पार्लियामेंट में भी यूज़ होता है फंक्शनिंग के लिए। ओके, तो लोकसभा में 1/10 अगर आप कैलकुलेट करेंगे लोकसभा के सीट से तो वो 55 मेंबर्स होता है और राज्यसभा के सीट से 25 मेंबर्स होता है। 1/10 ऑफ आपका 245। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं, आप आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए कि आपसे आंसर अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं। लीड्स इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। सेकेंड क्वेश्चन कि किसी भी सिटिंग लोकसभा एंड राज्यसभा का कंडक्ट करने के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट 55 मेंबर्स प्रेजेंट, दोनों में 55 मेंबर्स होना चाहिए। यूसीसीएन जो है वो कवर करता है 6 क्रिएटिव फील्ड: क्राफ्ट, फोक, मीडिया, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी एंड म्यूजिक। पद्माश्री जो है वो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर ग्रांट्स द राइट ऑफ एन एयरलाइन ऑफ वन कंट्री टू फ्लाई ओवर द सेकेंड कंट्री एंड लैंड इन द थर्ड कंट्री। तो चलिए अब जल्दी से हम आंसर दे लेते हैं। दीज एंड दीज आर द करेक्ट। ओके, अब आप सोच रहे हो ना पद्माश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको भारत रत्न के बारे में बताया ना, तो भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भूषण हो गया, तो उसके बाद ही पद्माश्री आएगा ना, तो इसीलिए ये 4th नंबर पे है। ठीक है, यूसीसीएन में मैंने टोटल आपको 7 लिस्ट बताया है, 6 नहीं। ओके, तो 7 है और अभी रिसेंटली किसको मिला है? श्रीनगर को मिला है। और श्रीनगर के साथ साथ आपको हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए, बनारस म्यूजिक के लिए, चेन्नई म्यूजिक के लिए, मुंबई आपको फिल्म मीडिया के लिए,
ये सारा लोकेशन भी याद रखना है। अभी कोरम के बारे में मैंने आपको बताया 1/10 ऑफ लोकसभा एंड 1/10 ऑफ राज्यसभा, तो ये नंबर सेम कैसे होंगे, ये 55 है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 25 है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत था। और लीड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है, ये भी आपका करेक्ट है। और लीड्स में कौन टॉप कर रहा है बैक टू बैक, गुजरात इज टॉपिंग। तो इतना, आई होप सो चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स। और इस सेशन की किसी भी क्वेरी को, अगर आपको कोई डाउट्स है तो उसके लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी स्वेवन लर्नर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।